दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रूलर की जिसने 12th सेंचुरी में पूरे सेंट्रल एशिया पर कब्जा कर लिया था। सेंट्रल एशिया में आने वाली उस वक्त की ज्यादातर डायनेस्टी इस रूलर के नाम से भी डरती थी और कोई भी इस रूलर के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करता था। अपने जीवन काल में इस एम्परर ने लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे क्रूर शासक और पूरी मंगोलिया को जीतने वाले पहले एम्परर तेमुजीन यानी जेंगिस खान की। दोस्तों एक वक्त ऐसा आ गया था कि पूरी मंगोल और चाइना को जीतने वाला जेंगिस खान भारत की सरहद के बेहद नजदीक पहुंच गया था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे पीछे हटना पड़ा और जेंगिस खान की मौत के बाद भी 700 साल तक उसकी बॉडी को ढूंढा नहीं जा सका। जेंगिस खान की बॉडी को ढूंढने के लिए 1300 से भी ज्यादा सर्च ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिसमें आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया गया। साइंटिस्ट, हिस्टोरियन सभी जेंगिस खान की बॉडी को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन जेंगिस खान की बॉडी का कोई एविडेंस नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों है कि हम आज जेंगिस खान की बॉडी की लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते? क्या जेंगिस खान की बॉडी को छुपाने के पीछे कोई साजिश थी? और भारत की सरहद पर आकर आखिर क्यों जेंगिस खान ने भारत पर अटैक नहीं किया? आइए जानते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों साल 1162 में एक मंगोलिया कबीले के सरदार के घर जन्म होता है तेमुजीन का, जो आगे जाकर जेंगिस खान बनता है। ये 12th सेंचुरी का वही दौर था जब मंगोल छोटे छोटे नोमैडिक ट्राइब्स में बटा हुआ था, जिनके बीच आपस में लड़ाइयां होती रहती थी। इन्हीं लड़ाइयों की वजह से 1171 में तेमुजीन के पिता येसुगई को उनके दुश्मनों ने जहर देकर मार डाला और तेमुजीन और उसकी मां को कबीले से निकाल दिया। इसके बाद तेमुजीन का बचपन गरीबी और मुश्किलों में बीता, जिसने तेमुजीन को अंदर से कठोर बना दिया। इसी वजह से तेमुजीन के अंदर बदले की भावना बहुत गहरी थी। दोस्तों आगे जाके तेमुजीन की शादी बोरते नाम की लड़की से होती है, जिसके साथ वो हंसी खुशी रहने लगता है, लेकिन पड़ोसी कबीले के द्वारा उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया जाता है, जिसके बाद तेमुजीन आग बबूला हो जाता है और अब वो अपनी इस बेइज्जती का हर हाल में बदला लेना चाहता था। लेकिन पड़ोसी कबीले को अकेले हराना तेमुजीन के लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने अपने बचपन के दोस्त जामुखा और तोगरुल की मदद ली। इन लीडर्स के पास अपनी एक सेना थी। इन सभी ने मिलकर एक रात पड़ोसी कबीले पर अटैक कर दिया और गुस्से से भरे तेमुजीन ने कबीले के कई लोगों को मार डाला और बोरते को बचा लिया। इस तरह से जीत हासिल करने के बाद तेमुजीन पूरे कबीले के बीच पॉपुलर हो गया और कबीले के लोग उसे एक रिस्पेक्टफुल लीडर की तरह देखने लगे। लेकिन जामुखा इस बात से खुश नहीं था और कुछ टाइम बाद 1187 में जामुखा और तेमुजीन के बीच लड़ाई होती है, जिसमें तेमुजीन बुरी तरह हार जाता है। इसके बाद तेमुजीन जिन डायनेस्टी के साथ रहने लगा और धीरे धीरे एक पावरफुल लीडर के तौर पर अपने आप को बिल्ड करने लगा। साल 1196 तक तेमुजीन के हाथ सत्ता आ गई, जिसके बाद उसने तोगरुल को वॉर के लिए चैलेंज किया। दोनों के बीच हुई लड़ाई में तेमुजीन की जीत हुई और अब पूरे मंगोलिया में सिर्फ 2 ही एम्परर बचे थे, तेमुजीन और दूसरा जामुखा। और आगे चलकर इनके बीच भी वॉर होती है, जिसमें तेमुजीन जामुखा को हराकर पूरे मंगोलिया का एम्परर बन जाता है। दोस्तों देखा जाए तो तेमुजीन की जीत का सबसे बड़ा कारण था उसका बाकी लोगों के प्रति बिहेवियर। दरअसल अपने कबीले के सभी लोग, मंत्री से लेकर सिपाही तक, वो सभी को रिस्पेक्ट करता था, उनके प्रति एक आदर भाव रखता था। यही कारण था कि जामुखा के साथ वॉर के दौरान जामुखा के ज्यादातर जनरल और सैनिक उसी को छोड़कर तेमुजीन की तरफ आ गए थे, जिसकी वजह से तेमुजीन को आसानी से जीत मिली। और यही वो दौर था जब तेमुजीन ने अपने आप को जेंगिस खान से नवाजा। अब वो जेंगिस खान बन चुका था, जिसके बाद वो मंगोलिया के सभी कबीले को एक करने में लग गया, ताकि मंगोलिया के एक होते ही वो आसपास के बाकी इलाकों को भी इन्वेड कर पाए। मंगोलिया का एम्परर बनने के बाद जेंगिस खान का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना था। उस वक्त चाइना लगातार मंगोलिया पर अटैक किया करता था, वहां लूटपाट मचाया करता था। इस वजह से जेंगिस खान चाइना से नफरत किया करता था। चाइना के साथ वॉर का प्लान करने के बाद सबसे पहले जेंगिस खान ने वेस्टर्न जिया डायनेस्टी के साथ वॉर किया, जो 4 साल तक चला और फाइनली 1209 में जेंगिस खान जिया एम्पायर को हराकर उसका एम्परर बन गया। सिया एम्पायर के बाद जेंगिस खान का अगला टारगेट था चाइना का जिन एम्पायर। जिन एम्पायर के साथ लगातार 5 साल तक वॉर करने के बाद जेंगिस खान ने 1215 में उसे भी हरा दिया और इसके बाद तो धीरे धीरे करके जेंगिस खान ने पूरे चाइना पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों ये वही वक्त था
जब चाइना के रूलर्स ने मिलकर चाइना को बाहर के हमलों से बचाने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया था। लेकिन जेंगिस खान ने अपने खबरियों की मदद से वॉल के खुफिया रास्तों का पता लगाया था और वॉल की सिक्योरिटी को ब्रेक करके चाइना को इन्वेड किया था। दोस्तों, जेंगिस खान के अंदर बदले की भावना बहुत गहरी थी। इस बात का पता ऐसे चलता है कि जब 1218 में कराखिता एम्पायर के एम्परर को धोखे से मारकर वहां लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था और मारने वाला एम्परर और कोई नहीं, खुद जेंगिस खान का दामाद था। जिसके बाद बदले की भावना में डूबे जेंगिस खान कराखिता एम्पायर को तहस नहस कर दिया, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। जेंगिस खान अच्छे से जानता था कि अगर मंगोलिया को ग्रो करना है तो सिर्फ वॉर ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी मंगोलिया को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसीलिए जेंगिस खान ने 1219 में अपने पड़ोसी देश पराजाम एम्पायर से बिजनेस ट्रेड करने के लिए अपने बिजनेस ट्रेडर्स को पराजाम भेजा। लेकिन बिना कुछ वेरीफाई किए पराजाम एम्पायर के सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ने इसे एक चाल समझकर जेंगिस खान के ट्रेडर और सैनिकों को मरवा दिया। इसके बाद जेंगिस खान ने पराजाम पर हमला कर दिया और रातों रातों पूरे शहर को उजाड़ कर रख दिया। जेंगिस खान ने बिना किसी रहम के शहर के लोगों को मरवा दिया। चारों तरफ खून की नदियां बहा दी। मौत के डर से अलाउद्दीन मोहम्मद पराजाम छोड़कर छिप गया। लेकिन इसके बाद अलाउद्दीन का बेटा जलालुद्दीन जेंगिस खान से बदला लेना चाहता था, जिसके लिए वो 1220 में भारत आकर दिल्ली के सुल्तान से सेना की मदद मांगता है। और ये वही वक्त था जब जेंगिस खान अपनी सेना के साथ भारत की सरहद पर खड़ा था। लेकिन दिल्ली की तरफ से जलालुद्दीन को कोई मदद नहीं दी जाती, जिसके बाद जेंगिस खान की भारत से कोई दुश्मनी नहीं रहती और वो भारत से वापस लौट जाता है। इसके अलावा उसका भारत पर बिना हमला किए वापस जाने का एक कारण ये भी था कि जब वो भारत की सीमा पर था तब उसे खबर मिलती है कि उसके द्वारा जीते गए जिया एम्पायर में बगावत शुरू हो चुकी है। ये खबर सुनते ही जेंगिस खान अपनी आर्मी के साथ जिया में हो रहे तख्ता पलट को रोकने के लिए वापस चला आता है। दोस्तों, जेंगिस खान के लिए चाइना के जिया एम्पायर को वापस जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसने अपने जिंदगी का एक बहुत लंबा वक्त चाइना को इन्वेड करने में दिया था और वापस से अगर कोई राज्य बगावत करता है तो उसे चाइना के बाकी राज्यों से भी हाथ धोना पड़ सकता था। इसीलिए वो भारत की सीमा से वापस मुड़कर जिया चला जाता है। जेंगिस खान ने अपने शासन काल में पूरे सेंट्रल एशिया में कब्जा तो किया था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसने लगभग 4 करोड़ लोगों की जान भी ली थी, जो कि अब तक के इतिहास में लोगों के मरने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों, यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी लोग मारे गए। दरअसल हिस्टोरियन के द्वारा बताया जाता है कि जब 1227 में जेंगिस खान की मौत हुई तो उसकी बॉडी को दफनाने के लिए बुरखान माउंटेन रीजन पर ले जाया गया था, जिसमें उसके अंतिम संस्कार में 2000 लोग शामिल थे। लेकिन जैसे ही वो लोग जेंगिस खान को दफनाकर वापस आ रहे थे, वैसे ही पहाड़ों पर छिपे 10,000 सैनिकों ने उन सभी पर तीर कमान से हमला कर दिया और सभी 2000 सैनिकों को मार डाला। इसके अलावा जेंगिस खान की कब्र पर बहुत से घोड़े भी दौड़ाए गए थे। लेकिन जब वो 10,000 सैनिक वापस आ रहे थे तभी उनको भी पीछे छिपे 20,000 सैनिकों ने मार डाला और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक जेंगिस खान की बॉडी की लोकेशन जानने वाला आखिरी आदमी नहीं मारा गया। ये सारा प्लान जेंगिस खान ने अपने मरने से पहले ही बना लिया था, क्योंकि वो भी जानता था कि उसके बहुत से दुश्मन थे जो उसके मरने के बाद उसकी बॉडी की बेइज्जती करते और उसकी बॉडी को चैन से नहीं रहने देते। दोस्तों, हिस्टोरियंस का कहना है कि अगर जेंगिस खान की बॉडी मिल जाए तो उसकी जिंदगी के कई छुपे राज खुल सकते हैं और वो जेंगिस खान के जीवन को और अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए अब तक 1300 से भी ज्यादा सर्च ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं, लेकिन जेंगिस खान की बॉडी का अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पाया। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि उसकी कब्र में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है और अगर उसकी कब्र को ढूंढ लिया जाए तो उस छुपे खजाने तक भी पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।